पे पेपर 1 पेपर 2 और 2499 यानी 2500 के आसपास 1+2 पेपर 1+2। पेडागोजी स्पेशल में भी अभी एडमिशंस चल रहे हैं, बट उसमें डिस्काउंट पहले ही खत्म हो चुका है, तो वो एडमिशंस भी जल्दी क्लोज हो जाएंगे। तो अगर किसी की बहुत ही इच्छा है पेडागोजी डिटेल में पढ़ने की तो आप जुड़िए, क्योंकि अभी उसमें ऑफर तो नहीं है कोई। स्टार्ट करें। पोल आपको मिलेगा, कुछ 20 क्वेश्चंस करेंगे, प्यारे प्यारे क्वेश्चन है बहुत। एक बार मैं रिफ्रेश भी करके देखूं, क्या नहीं रहने देते हैं आप लोग। मुझे लग रहा है नोटिफिकेशन आजकल जा नहीं रहा, क्योंकि मल्टीपल वीडियोस आपके सामने देखने को मिल रहे हैं। हाँ चलें शुरुआत करें। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट वी फील कनेक्टेड विद। आपके सामने क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है और इसका सही जवाब आपको ढूंढना है। द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग इज व्यूड बाय लेव वाइगोस्की एज हैविंग विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास एवं अधिगम के बारे में लेव वाइगोस्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है। लेव वाइगोस्की जो कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास पे बात करते हैं, है ना। अगर हम उनकी बात करें तो कौन सा कथन होगा जो वाइगोस्की के थॉट से अलाइन होगा इन 4 ऑप्शंस में से। इट इज लीनियर इन नेचर। कोई भी समझदार व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि विकास यानी डेवलपमेंट क्या है, लीनियर हो सकता है नेचर में। लीनियर का मतलब होता है एक रेखा में, यानी सीधी लाइन में चलेगा। स्ट्रेट लाइन में तो जिंदगी नहीं चलती, विकास कहां से चलेगा, है ना भाई। डेवलपमेंट क्या है, स्पाइरल है, आगे पीछे चलेगा, ना कि स्ट्रेट लाइन में चल सकता है। इतनी बात क्लियर है। कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या इस बात को समझने में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल में। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी है, द रिलेशनशिप इज स्टैटिक इन नेचर। यानी दोनों का संबंध जो है वो स्टैटिक है। मतलब ये कह रहे हैं कि जो डेवलपमेंट है और लर्निंग है, उन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है, डेवलपमेंट यानी विकास, लर्निंग, इन दोनों का जो रिलेशनशिप है वो क्या है, स्टैटिक इन नेचर है। स्टैटिक नहीं हो सकता, क्योंकि डायनामिक होगा, चलता रहेगा, रुक नहीं सकता। देखो लर्निंग और डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले इसको ही समझ लेते हैं, क्योंकि इसमें भी कई लोगों को कंफ्यूजन होगी। हल्का सा अंतर समझिएगा। वैसे तो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, इंटर रिलेटेड हैं, चाहे वो लर्निंग हो चाहे वो डेवलपमेंट हो। बट लर्निंग में जनरली हमें एफर्ट मारने पड़ते हैं, है ना। मतलब हमें प्रैक्टिस, लर्निंग की अगर हम बात कर रहे हैं तो लर्निंग में एफर्ट लगेगा, प्रैक्टिस लगेगी, है ना। हमें किसी से सीखना भी पड़ सकता है, ट्रेनिंग भी लग सकती है। बट डेवलपमेंट के बहुत सारे एस्पेक्ट ऐसे भी हैं जहां पे बिना एफर्ट, बिना प्रैक्टिस के नेचुरली भी चीजें होती हैं, जैसे कि मैचुरेशन हो गया। जैसे कि डेवलपमेंट के कई सारे आयाम हैं, चाहे वो फिजिकल हो, कॉग्निटिव हो, सोशल हो, इमोशनल हो, है ना। और कई बार ये नेचुरल भी चलता है ना। लर्निंग में ऐसा हो सकता है कुछ चीजें आप ना सीख पाए क्योंकि आप स्कूल नहीं गए, बट डेवलपमेंट तो आपका एज के अनुसार हो ही रहा होगा ना। तो ये हल्का सा अंतर है कि भाई लर्निंग से डेवलपमेंट आएगा या डेवलपमेंट से लर्निंग होगी। मतलब आपकी एज के अनुसार लर्निंग होगी या लर्निंग से आपके अंदर वो समझ पैदा होगी। दोनों चीजें कॉम्प्लेक्स हैं। वाइगोस्की इस पे अलग बात करते हैं और पियाजे इस पे अलग बात करते हैं। समझते हैं क्या कहानी है। अगर हम बात करते हैं लर्निंग ऑफन प्रोसीड्स डेवलपमेंट, ये आप लोग 54% लोग उत्तर दे रहे हैं। समझ लेते हैं। डेवलपमेंट ऑफन प्रोसीड्स लर्निंग, देखो ये बात पियाजे कहते हैं। कौन कहते हैं, पी फॉर पियाजे कहते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो पहले आता है लर्निंग से, क्योंकि ये स्टेजेस की बात कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं बच्चा जन्म से 2 वर्ष में इतना डेवलप हो जाएगा, फिर 2 से 4 वर्ष में उसमें ये चीजें आएंगी, फिर आपका 2 से 4 तो खैर वो स्टेज ही नहीं है। जन्म से 2 में इतना हो जाएगा, फिर 2 से 7 में इतना होगा, 7 से 11 में इतना होगा, और 11 एंड अबव में इतना हो जाएगा, फॉर्मल ऑपरेशनल जिसको हम कह रहे हैं। मतलब विकास ऑफन प्रोसीड्स अधिगम, मतलब डेवलपमेंट ऑफन प्रोसीड्स लर्निंग, यानी पहले एज के अनुसार लर्निंग होगी, ये कह रहे हैं पियाजे। जब भी तो वो स्टेजेस की बात कर रहे हैं, लेकिन वाइगोस्की किसी भी स्टेज की बात नहीं करते। आपने उनकी थ्योरी में देखा है, वो विकास को एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस मानते हैं, यानी कि सतत प्रक्रिया है विकास जो निरंतर चलती रहती है। और वो एज की भी बात नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं आप अपने से कम उम्र के व्यक्ति से भी सीख सकते हैं यदि वो आपसे ज्यादा जानता हो उस क्षेत्र में। आप में से मेजॉरिटी लोग ऐसे होंगे जो अभी भी मेरी एज से ज्यादा होंगे, बट सीडीपी हम साथ में डिस्कस करते हैं। आप थोड़ा बहुत मुझसे सीख लेते हैं, मैं आपसे थोड़ा बहुत सीख लेती हूँ, है ना। तो ये क्यों हो पा रहा है ऐसा, इतने सालों में चीजें क्यों हो पा रही हैं, क्योंकि वाइगोस्की ये कह रहे हैं भैया एज मैटर नहीं कर रही। लर्निंग ऑफन प्रोसीड्स डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट एज के साथ आने वाला है, अगर किसी ने एफर्ट किया है, प्रैक्टिस किया है, तो वो पहले आ जाएगा। इवन उस लर्निंग से डेवलपमेंट होगा, है ना, उस लर्निंग से डेवलपमेंट होगा। तो यहां पे बात आ रही है कि लर्निंग ऑफन प्रोसीड्स डेवलपमेंट, सीखना अक्सर विकास के अग्रिम होता है। यानी अगर आप एफर्ट कर रहे हैं, आपको वो मोर नॉलेजेबल अदर आपको मिला है, या फिर अगर हम कहें आपको सही असिस्टेंस मिली है, माहौल, सोसाइटी और कल्चर, लैंग्वेज का सही प्रयोग हुआ है, तो क्या हो सकता है एज से पहले आप में समझ आ सकती है।
और उस समझ से आपके अंदर विकास आएगा। ज्यादा भारी तो नहीं हो रही बात? खैर इनकी थियरी फिर से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, इसको आप आसान शब्दों में ऐसे भी समझने का प्रयास कर सकते हो। इधर लिखते हैं पी फॉर पियाजे, जो कि एक स्विस साइकोलॉजिस्ट, फिलोसोफर और ना जाने क्या क्या थे। वाइगॉस्की एक रशियन साइकोलॉजिस्ट है। ठीक, दोनों ही एक तरह से वो चाइल्ड प्रोडिजी बोलते हैं ना जिसको, उस तरह के लोग थे। बहुत ही कम उम्र में बहुत अच्छा सा किया इन्होंने। ठीक, अगर हम बात करें पियाजे की तो ये कहते हैं एल फॉर लर्निंग, डी फॉर डेवलपमेंट। ठीक, इसको उल्टा लिखेंगे पियाजे के केस में ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। डेवलपमेंट से लर्निंग होगी, यानी आपकी एज या स्टेज के अकॉर्डिंग आप में कुछ चीजें आएंगी। डेवलपमेंट से लर्निंग, विकास पहले आएगा अधिगम से। ठीक, जबकि वाइगॉस्की क्या कह रहे हैं? वाइगॉस्की कह रहे हैं लर्निंग से डेवलपमेंट होगा, यानी लर्निंग पहले आएगी, विकास उस लर्निंग के उस एफर्ट का रिजल्ट जैसा है ना। एग्जैक्ट ये वर्ड्स नहीं है बट ये समझने के लिए आपके काम में आएगा कि एज पर पियाजे, अकॉर्डिंग टू पियाजे, डेवलपमेंट प्रोसीड्स लर्निंग, यानी कि विकास से अधिगम होगा। वहीं वाइगॉस्की के अनुसार अधिगम यानी लर्निंग प्रोसीड्स डेवलपमेंट, लर्निंग से डेवलपमेंट होगा। ठीक है, क्योंकि जो भी व्यक्ति एज की बात कर रहा है दैट मींस वो डेवलपमेंट की बात करेगा, स्टेजेस की बात करेगा। तो ये छोटा सा अंतर है, वैसे तो कई सारे अंतर हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा एक बार। The developmental theorists who view process of development as having substantial plasticity throughout life are likely to emphasize the importance of। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन और डिफरेंट क्वेश्चन। पोल आपके सामने लेट आया थोड़ा सा, बट देख पा रहे होंगे मेरे ख्याल में आप, है ना। आज हम पोल का इस्तेमाल, जो हमारे पोल वाले भैया हैं वो कहीं बैठे हुए हैं हरियाणा में, है ना, तो शायद इंटरनेट का कुछ पंगा। हाँ देखो, मैं अभी देख ही नहीं पा रही थी। हम लोग 3,500 लोग जुड़ गए हैं कुछ मिनट्स में और मेरे को दिख रहे थे 200-300। मैंने कहा यार आज तो पता नहीं नोटिफिकेशन बिल्कुल ही नहीं गया है क्या। देखिएगा एक बार, जवाब दीजिएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 87% लोग बी कह रहे हैं। बिना समझे कह रहे हो या ऐसे कह दे रहे हो? समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, द डेवलपमेंटल थियरिस्ट यानी विकासात्मक सिद्धांतवादी जो विकास पे बात करते हैं, जैसे पियाजे हो सकते हैं, ब्रूनर हो सकते हैं, वाइगॉस्की हो सकते हैं और 1700 अदर अन्य लोग हो सकते हैं, है ना। द डेवलपमेंटल थियरिस्ट हु व्यू प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एज हैविंग सब्सटेंशियल प्लास्टिसिटी, यानी भैया डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया है उसमें सब्सटेंशियल प्लास्टिसिटी होती है। प्लास्टिसिटी क्या है? आजकल के जमाने का नया शब्द है जिसका मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी होती है। बहुत ही मतलब एक आम भाषा में अगर समझने की कोशिश करें, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लचीलापन होता है, चेंजेबल है, मॉडिफिएबल है, अडेप्ट कर सकते हैं आप अपने एनवायरमेंट के अनुसार। ये क्षमता हमारे अंदर है, यानी कि जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है उसमें परिवर्तन, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आवश्यक है और आप सीखते रह सकते हैं हमेशा। थ्रू आउट लाइफ आर लाइकली टू एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ, यानी विकासात्मक सिद्धांतवादी मानते हैं कि विकास की प्रक्रिया जीवन भर चलती होती है। इस संदर्भ में से किसकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है? ये हेरिडिटी के कारण हो पा रहा है ऐसा, एनवायरमेंट की वजह से, डोमेन स्पेसिफिक इंटेलिजेंस या क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। 87% लोग बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है क्योंकि इस तरह के बहके हुए क्वेश्चंस में आप बहक जाते हैं और गलत उत्तर दे देते हैं। वातावरण एवं अनुभव, इसका मतलब क्या हुआ? एनवायरमेंट एंड एक्सपीरियंस। भाई हेरिडिटी की जो कुछ पोटेंशियल है वो एज के साथ अचीव हो जाएंगे। जितना भी आपका दिमाग विकसित होना है, चलो 25 साल तक आपका फ्रंटल लोब 25-30 साल तक विकसित हो जाएगा। जो भी अब होना है अब तो वो तो फिर डीजेनरेट ही होगा एक तरह से। जो हेरिडिटी है, जो क्षमताएं आपकी अनफोल्ड हुई है, मैचुरेशन जितना आना था आ जाएगा, दिमाग का जितना विकास होना है हो जाएगा, हेरिडिटी का जो भी रोल होगा। बट अगर वो एक्सपीरियंस और क्या एनवायरमेंट आप बना के रखें तो आप जीवन भर सीखते रह सकते हैं। आप देखते हैं कुछ 50 साल के लोग होते हैं जिनको फोन भी चलाना ठीक से नहीं आता। ऐसा नहीं है कि वो एजुकेटेड नहीं है, उन्होंने पढ़ाई नहीं की या लिटरेट नहीं है, बट उन्होंने क्या किया, उस एनवायरमेंट और एक्सपीरियंस में खुद को प्लास्टिक नहीं रखा, खुद को अडेप्टेबल नहीं बनाया। तो अब वो डिपेंडेंट है, कुछ भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो अपनी नई जनरेशन पे कि भाई तुम बता दो हमें। कुछ लोग हैं, कुछ ही लोग होंगे ऐसे जो प्लास्टिसिटी बना के रख पाते हैं उस लेवल की कि वो अपने एनवायरमेंट और एक्सपीरियंस के बेस पे एक्टिव रहते हैं। तो ये हेरिडिटी की प्रॉब्लम थोड़ी है, वो तो जितना विकास होना था हो गया। तो एनवायरमेंट एंड एक्सपीरियंस के कारण हम कह सकते हैं कि जो प्लास्टिसिटी है वो बनी रहती है। क्लियर बात है कि जो मॉडिफिकेशन है या फ्लेक्सिबिलिटी है आप में बनी रहेगी। डोमेन स्पेसिफिक इंटेलिजेंस या इस तरह की कोई बात नहीं हो रही कि किसी एक विशेष क्षेत्र की बुद्धि की बात हो रही है या हेरिडिटी की अगर बात हो रही है, ऐसा यहाँ पे आसपास भी कह नहीं रहे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। मैंने कहा आज के क्वेश्चंस अच्छे हैं। क्वेश्चन नंबर 3,
क्योंकि लेसन प्लानिंग के टाइम पे मैं थोड़ा सा देख लेती हूँ कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हमारे टाइपिस्ट जी ने ना की हो, कुछ और ना हुआ हो, तो तब मैंने देखा बड़े प्यारे क्वेश्चन है। डिसकंटिन्यूटी इन द डेवलपमेंटल प्रोसेस रेफर्स टू, यानी विकासात्मक प्रक्रिया में असततता या डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी यानी एक स्टेज में इतना, दूसरी में इतना, तीसरे में इतना और नेक्स्ट में इतना। कॉन्टिन्यूटी क्या है? एज की जरूरत ही नहीं है। वाइगोस्की क्या मानते हैं? विकास क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। पियाजे क्या मानेंगे? डिसकंटिन्यूअस है, एक स्टेज में इतना होगा फिर ऊपर जाएगा फिर और ऊपर जाएगा। ठीक, तो जो असततता है या असांतत्य है किसमें? विकासात्मक प्रक्रिया में, वो क्या है, उसके मायने क्या है? पहला ऑप्शन है न्यू वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड दैट एमर्ज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास की प्रक्रिया के दौरान उभरने वाले नए तरीके जो संसार को समझने में मदद करते हैं, इसको डिसकंटिन्यूटी कहेंगे। नेगेटिव ब्रेक्स इन द डेवलपमेंटल प्रोसेस, नहीं ऐसा तो नहीं है कि भैया नेगेटिव ब्रेक्स को ही हम डिसकंटिन्यूटी कह रहे हैं, या डिसकंटिन्यूटी का मतलब ये नहीं है कि आप पीछे जा रहे हैं। डाउनवर्ड नेगेटिव ट्रेंड, अगेन ये भी नेगेटिव बात हो गई कि पीछे जाएंगे। इंटरफेरेंस इन द डेवलपमेंटल प्रोसेस, ऐसा भी नहीं है कि विकास में कोई बाधा आ गई हो। एक ही ऑप्शन सही बचता है जो कि 83% लोग सही उत्तर दे पा रहे हैं। विकास की प्रक्रिया के दौरान उभरने वाले नए तरीके जो संसार को समझने में मदद करते हैं, यानी न्यू वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड दैट एमर्ज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या हुआ भाई? डिसकंटिन्यूटी का मतलब है, एक चीज समझिए, यहां पे है पियाजे, है ना। आज पूरी कहानी पियाजे और वाइगोस्की पे ही घूमेगी क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं भी आएगा ना तब भी इन्हीं पे जाके रुकेगा। ठीक, अगर कॉन्टिन्यूटी वर्सेस डिसकंटिन्यूटी की बात करें तो पियाजे मानते हैं डेवलपमेंट एक डिसकंटिन्यूअस प्रक्रिया है, यानी असतत, जो बीच बीच में ब्रेक होती है और आगे चलती है या हर स्टेज पे लेवल्स अप करती है। कॉन्टिन्यूअस है यानी सतत है, जो निरंतर चलती है वाइगोस्की के अनुसार। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब है भैया विकास तो चलता रहेगा डिस्पाइट ऑफ एज और एनीथिंग, डिस्पाइट एज और एनीथिंग, है ना। डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं लगाते थे, अंग्रेजी पढ़ते थे जब हम। ठीक है, तो ये कॉन्टिन्यूअस है, मतलब चलता रहेगा, ना एज से फर्क पड़ता है ना किसी और चीज से, ना स्टेज से। पियाजे कह रहे हैं भैया जन्म से 2 वर्ष में होगा इतना विकास, फिर उसके बाद हमारी बुद्धि में और कुछ चीजें उभर के आएंगी, फिर उसके बाद और कुछ चीजें उभर के आएंगी और फिर लास्ट स्टेज में उभर के आ जाएंगी इतनी। मतलब क्या हुआ? एज के साथ, स्टेज के साथ, एनवायरमेंट में जो भी चीजें हैं वो हमारे दिमाग में उभर करके आ रही हैं, है ना। जो कि पहले ऑप्शन में लिखा हुआ था, नए तरीके समझने के, चीजों को, दुनिया को समझने के एमर्ज होते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। इस स्टेज में आपको इतना समझ आया, फिर नेक्स्ट में आपका दिमाग और खुला तो न्यू वेज डेवलप हुए। डिसकंटिन्यूटी का मतलब यहां पे ये है। डिसकंटिन्यूटी का मतलब यहां ये नहीं है कि ब्रेक हो गया या नीचे जा रहे हो, आप जा तो इवेंचुअली ऊपर ही रहे हो, बट हर एक स्टेज में आपका दिमाग खुल रहा है और जितना आप उसको और बेहतर एनवायरमेंट से या जितनी भी एक्टिविटी करके कर पा रहे हो तो दुनिया को देखने के और एस्पेक्ट से आयाम खुल रहे हैं। ठीक है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा एक बार, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, कुछ ही दिन पहले हमने पेडागोजी स्पेशल में ये डिस्कस किया था। जनरली ये सीटेट में पढ़ाया नहीं जाता है बट इस बार हम डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि पूछा जा सकता है। इस बार के क्वेश्चंस हल्के से डिफरेंट रहे हैं, लेवल अप उन्होंने किया है। हम लोग पहले भी डिस्कस करते थे, आपको चैनल पे चीजें मिल जाएंगी ये सारी, बट सिलेबस में डायरेक्टली नहीं है ये सारी चीजें। अब देखते हैं इस बार अगर थोड़ा बहुत चेंज करके देते हैं ये लोग तो। देखिएगा एक बार, हाँ, सावन के सोमवार रखवा लो आप अपने लिए स्टाइलिश आलू, है ना। सोमवार से चल जाएगा, पढ़ मत लेना कि घर की रोटी आपकी किसी और के सोमवार रखने से चल जाएगी। बहुत बढ़िया, शाबाश, है ना। यहाँ आप लड़कियां ढूंढने आते हो और लड़कियां जो हैं लड़के ढूंढने आती हैं। तो क्या शादी.com घोषित कर दें क्या लेट्स लर्न को? आजकल चैट सेक्शन में आपने बैंड बजाई हुई है। आज मैं देख रही थी उदय सर की क्लास चल रही थी, कुछ लोगों को तो मैंने डायरेक्ट ब्लॉक किया, जबकि मैं थोड़े बहुत हंसी मजाक को नॉर्मल लेती हूँ, वो नॉर्मल बात है, बट हद मत मचाओ यार, पेपर आने वाला है। देखिए, मंदिर जाओ यार, वहां ढूंढो सावन के सोमवार। देखो क्वेश्चन नंबर 4, अगर हम बात करें अथॉरिटेटिव स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग और चाइल्ड रियरिंग इज बेस्ड ऑन, यानी पालन पोषण की प्राधिकारिक शैली किस पर आधारित है, जिसको आधिकारिक भी कह देते हैं। ये बेस्ट स्टाइल है किसकी? पेरेंटिंग की। कौन? अथॉरिटेटिव स्टाइल। 4 मेनली स्टाइल्स होती हैं आपकी, देखिएगा एक बार। 3 होती है मेजरली जो आपके काम की हैं। आई थिंक अभी मैंने कुछ दिन पहले ही तो बताया था। देखिएगा, एक होती है अथॉरिटेरियन, पहले तो आप लोग आंसर ही कर दो फिर बात करेंगे क्योंकि आपके सामने पोल होगा ना। अथॉरिटेटिव स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग,
मैंने इसका एक वो भी बताया था इस बार, क्या कहते हैं, निमोनिक बताया था आप लोगों को याद रखने के लिए, आपू और समथिंग बताया था, किसी को याद आ रहा है, कोई था क्लास में? देखो अगर हम बात करें डी ऑप्शन की तो आप लोग 70% लोग कह रहे हैं, चलिए समझते हैं। अथॉरिटेटिव, ये हमें पता है कि बेस्ट स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग है, यानी भाई बच्चों को पालने पोसने की भी क्या है, अलग अलग स्टाइल है। सारे पेरेंट्स एक जैसे नहीं होते, कुछ बिल्कुल ही छोड़ देते हैं कि छुट्टे घूमो आराम से कुछ भी करो, कुछ क्या है थोड़ा सा कंट्रोल रखते हैं और थोड़ी सी फ्रीडम देते हैं, कुछ बिल्कुल ही पूरे निरंकुशवादी हो जाते हैं जिसको अथॉरिटेरियन कहते हैं, कह दिया ना कह दिया, वो अमिताभ बच्चन वाले जो कभी खुशी कभी गम में। और कुछ होते हैं पैसिमिस्टिक कह लीजिए, परमिसिव कहते हैं हम उनको, है ना। परमिसिव क्या होते हैं कि बच्चों की चलती है, उनकी चलती ही नहीं है, मतलब चलती ही नहीं है का दैट मीन्स कि वो हर बात के लिए हाँ कह देते हैं। तो बेस्ट कौन सा है? अथॉरिटेटिव। क्यों? क्योंकि इसमें केयर प्लस कंट्रोल है, यानी बच्चे की केयर भी है और कंट्रोल भी है, थोड़ा डिसिप्लिन भी है, अदरवाइज तो फिर किसी भी दिशा में निकल जाएगा। और ये हमेशा नहीं है, इंडियन पेरेंट्स वाला सीन नहीं रहेगा कि मतलब 50 साल के हो गए फिर भी बच्चे ही हो और हमारी सुनते नहीं हो, है ना, वो वाला सीन नहीं है। ठीक, तो हम अथॉरिटेटिव स्टाइल की जब हम बात कर रहे हैं तो मेकिंग डिसीजंस फॉर द चाइल्ड, भाई बच्चे के लिए डिसीजन आप नहीं ले लोगे, उसका जीवन है, आप बात करोगे उससे, है ना। बच्चे के लिए डिसीजन आप अथॉरिटेरियन में लोगे, अथॉरिटेटिव में नहीं लोगे। नॉट लिसनिंग टू अ चाइल्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू, बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं सुन रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। इसको बेस्ट इसलिए थोड़ी कह रहे हैं कि बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं सुन रहे हैं, आप हिटलर थोड़ी ना बन जाएंगे। आज हिटलर को भी ब्लॉक किया है मैंने, कोई हिटलर थे। मेकिंग अनरीजनेबल डिमांड्स फ्रॉम द चाइल्ड, यानी बच्चे से अविवेकपूर्ण मांग करना, कि मतलब जो आपको अच्छा लग रहा है वो आप बच्चे से करा रहे हैं। डी ऑप्शन है एंगेज इन जॉइंट डिसीजन मेकिंग। जॉइंट डिसीजन मेकिंग का मतलब है कि पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हैं डिसीजन लेने में और बच्चा भी इन्वॉल्व है, डिस्कशन चल रहा है घर में, है ना। पेरेंट्स भी और चाइल्ड भी दोनों ही इन्वॉल्व हैं, दोनों ही पार्टीज इन्वॉल्व हैं, ये अपनी बात बता रहे हैं, ये अपनी बात बता रहे हैं, दोनों अपने अपने तर्क रख रहे हैं कि भाई मुझे ये कोर्स इसलिए करना है पापा क्योंकि मुझे इंटरेस्ट है। वो याद कीजिए एक बार 3 इडियट, जब वो कहता है ना कि मैं छोटी गाड़ी होगी, कैमरा सस्ता होगा, घर छोटा होगा, व्हाटएवर इट इज, बट मैं खुश रहूंगा, तो वो एक तरह से क्या चल रहा है वहां, डिस्कशन चल रहा है कि अब तुम्हारी बहुत हो गई, अथॉरिटेरियन हो गए तुम, लेकिन अब यहां पे डिस्कशन करके डिसीजन लेंगे, तो वो समझाने की कोशिश कर रहा है। ठीक, तो ये पेरेंट्स और चाइल्ड दोनों अपना अपना तर्क रखते हैं, दोनों अपना अपना क्या रखते हैं, रीजनिंग रखते हैं अपनी। ठीक है जी, क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए, तो एंगेज इन जॉइंट डिसीजन मेकिंग वेरेवर पॉसिबल, यानी जब संभव हो तब बच्चे के साथ साझेदारी में निर्णय लेना, यानी पार्टनरशिप में, कि आप अपना तर्क रख रहे हैं, बच्चा अपना तर्क रख रहा है, और दोनों की बात होकर म्यूचुअल एक सॉल्यूशन निकलेगा। भाई आपने कहा आपको 10 बजे तक घर आना है रात को, बच्चे ने कहा भाई 10 बजे तो नहीं आ पाऊंगा, ये काम जरूरी है, तो एक काम कर लेते हैं, कुछ बीच का रास्ता निकाल लेते हैं, भाई तुम्हारा भी पक्ष जरूरी है मेरा भी, तो एक काम करो आधे रास्ते आप मेरे को लेने आ जाओ, अगर मान लो लड़कियों के लिए सेफ नहीं है। अब ऐसा तो नहीं है ना आप दुनिया के सारे काम छोड़ दोगे क्योंकि अब पहले आपके लिए अलग से एक Z+ सिक्योरिटी जो भी होती है वह लगवाई जाएगी, आम जनता के लिए तो नहीं हो सकता है। तो उस केस में आपने बीच का रास्ता निकाल लिया माँ बाप से डिस्कशन करके, और माँ बाप भी ऐसे वो भी सुन रहे हैं अगर तर्क है आपकी बात में, तो उसको अथॉरिटेटिव कहते हैं, जहां केयर भी है कंट्रोल भी है। ऐसा भी नहीं है कि आप 3 बजे आ रहे हैं और कोई देख भी नहीं रहा आपको। ठीक, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, एंगेज इन जॉइंट डिसीजन मेकिंग वेरेवर पॉसिबल। अब ये 3-4 स्टाइल है, किसी को याद आ रहा है पूका और समथिंग, मैंने कोई तो एक निमोनिक बताया था क्लास में। अथॉरिटेटिव स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग ये है बेस्ट। क्यों? क्योंकि यहां केयर भी है, केयर भी हाई है और कंट्रोल भी है, यानी पेरेंट्स यहां पे डिसिप्लिन्ड भी है, मतलब वो डिसिप्लिन रखने की कोशिश कर रहे हैं, रूल्स भी सेट करेंगे और केयर भी है बच्चे की, क्योंकि बच्चे को केयर भी चाहिए, सिर्फ हिटलर नहीं चल पाएंगे। ठीक, दूसरा है अथॉरिटेटिव, इसका जस्ट ऑपोजिट। अथॉरिटेटिव इसको आधिकारिक या प्रभुत्ववादी समथिंग लाइक दैट कहते हैं, अथॉरिटेरियन। ठीक है, ये क्या है, ये बिग नो है। क्यों? क्योंकि यहां पे केयर तो है नहीं बच्चे की, प्यार तो उसको कर नहीं रहे, लेकिन कंट्रोल पूरा है। ये पुराने जमाने के पेरेंट्स जैसे हैं, है ना, कंट्रोल फुल है कि भैया हमारी मर्जी से चलोगे। ठीक है, तो कंट्रोल तो है, केयर नहीं है। ये बिल्कुल अमिताभ बच्चन याद कर लीजिए आप, कभी खुशी कभी गम के, कि कह दिया ना कह दिया। बिल्कुल यहाँ पे जो माँ बाप ने कह दिया यही डिसीजन ले लेंगे बच्चे के लिए, हर चीज, करियर यही चूज कर लेंगे, शादी किससे करानी है यही चूज कर लेंगे, कैसे जीना है, कौन से कपड़े पहनने हैं, सब यही डिसाइड कर लेंगे। बच्चे की अपनी इंडिविजुअल लाइफ खत्म हो जाती है यहाँ। ठीक, किसी को अपने माँ बाप तो याद नहीं आ रहे। फिर आते हैं परमिसिव पेरेंट्स, अनुमोदक कहते हैं इनको हम, परमिसिव पेरेंट्स। ये भी कोई बहुत अच्छे नहीं है,
ये क्या है, यहाँ पे केयर भी ज्यादा है, अरे मेरा बच्चा, है ना, केयर भी ज्यादा है और कंट्रोल तो है ही नहीं, है ना, सिर्फ प्यार ही प्यार है, कंट्रोल नहीं है, तो इस केस में मामला खराब है, बच्चे की चलती है, क्योंकि जब तक वो सही को सही नहीं समझने लगेगा तब तक तो वो गड़बड़ हो सकता है ना। फिर आते हैं नेग्लेक्टफुल पेरेंट्स। नेग्लेक्टफुल पेरेंट्स या अवॉइडेंट कह सकते हो आप इनको, ये भी खतरनाक है। क्यों? क्योंकि इनके यहाँ ना तो केयर है और ना ही कंट्रोल है, इनको नहीं पड़ता घंटा फर्क बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, कौन से स्कूल में जा रहा है, बस फीस भर देते हैं। ये वो वाले माँ बाप हैं जो डेबिट कार्ड के जैसा या क्रेडिट कार्ड जिनके लिए, जिन बच्चों के लिए माँ बाप होते हैं ना, वो वाला सीन है कि उनको इमोशंस का या माँ बाप कहाँ है पता ही नहीं है, वो तो 2 साल पहले गए थे कहीं घूमने, आज तक आए नहीं, बट पैसा टाइम पे आ जाता है ना। तो नेग्लेक्टफुल है ये, बच्चे की ना तो नीड समझ रहे हैं, ना उसको केयर दे रहे हैं, और ना ही उस पर कोई कंट्रोल है इनका, अनइन्वॉल्व है ये, अनइन्वॉल्व है ये, इन्वॉल्व ही नहीं है एक तरह से देखा जाए तो ये 4 पेरेंटिंग स्टाइल्स हैं और 3 मेजरली आपकी टीचिंग स्टाइल्स होती हैं। ये मैं अलग से एक वीडियो में डिस्कशन भी कर लूंगी, ठीक है, क्लियर है। टीचर डेमोक्रेटिक बेस्ट है, पेरेंट्स अथॉरिटेटिव बेस्ट हैं, ये आप याद रखिएगा 1 नंबर में। मैं ज्यादा स्पीड में चलने के मूड में नहीं हूं आजकल, तो धीरे धीरे ही समझेंगे, ठीक। बेस्ट कौन है? अथॉरिटेटिव, ये बेस्ट है, ठीक है, ग्रीन सिग्नल देंगे इनको, बाकी सबसे बेहतर यही है। टीचर कौन सा बेहतर है? डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक, जहां पे सबकी सुनी जाए, ठीक। टीचिंग में भी यही 2-3 चीजें चलती हैं, वहां पे अथॉरिटेरियन टीचिंग भी अच्छी नहीं है क्योंकि आप अपनी चलाएंगे, ऑटोक्रेटिक टीचिंग अच्छी नहीं है क्योंकि टीचर की चलेगी। वहां पे ये भी नहीं हो सकता कि बिल्कुल कंट्रोल ना हो, अनइन्वॉल्व या नेग्लेक्टफुल या आप पैसिव भी नहीं हो सकते या परमिसिव भी नहीं हो सकते, वहां पे डेमोक्रेटिक होना जरूरी है आपका। चलिए खैर, डी ऑप्शन यहां सही था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, यानी पियाजे के अनुसार, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी है, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंटल चेंज टेक्स प्लेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफिक कॉग्निटिव फंक्शंस, यानी विकासात्मक परिवर्तन जो होते हैं बच्चे में वो कैसे होते हैं, कौन से कॉग्निटिव फंक्शंस हैं, यानी कौन से संज्ञानात्मक प्रकार्य हैं या क्रियाएं हैं जो घटित होती हैं दिमाग में, जिसकी वजह से आपके अंदर जो डेवलपमेंटल फंक्शंस हैं वो आते हैं। बताइएगा फटाफट से। हमारे अथॉरिटेरियन हैं, कोई बात नहीं नील, उनको कोशिश करो, जो अथॉरिटेरियन पेरेंट्स हैं उनसे बात कर करके, लड़ाई झगड़ा कर करके उनको अपनी बात कहना और उनसे थोड़ा सा प्यार व्यक्त करना, क्योंकि उनको खुद को प्यार नहीं मिला कभी जीवन में, वो कहाँ से आपको प्यार जताएं, है ना। तो उनसे थोड़ी चेप होने की कोशिश करो। देखो एक बार, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो हम कह सकते हैं कि वो कॉग्निटिव फंक्शंस जिनसे विकासात्मक परिवर्तन होते हैं, सिंपल आंसर है एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन, यानी समावेशन एवं समायोजन, ठीक है जी, क्लियर बात है। मैचुरेशन एंड एक्सपीरियंस इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जब चेंज की बात कर रहे हैं हम, कॉग्निटिव फंक्शंस की बात कर रहे हैं, ये फैक्टर्स हैं, मैचुरेशन हुआ, एक्सपीरियंस हुआ, ठीक है, सोशल ट्रांसमिशन एंड मैचुरेशन, एक्सपीरियंस एंड सोशल ट्रांसमिशन नहीं, डेवलपमेंटल चेंज जो विकासात्मक बदलाव होंगे, एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन मिलकर के क्या कहलाते हैं? अडेप्टेशन। बेसिकली कहलाते नहीं है, अडेप्टेशन की प्रक्रिया में, अनुकूलन की प्रक्रिया में एसिमिलेशन और एकोमोडेशन आते हैं। मतलब आप चेंज कैसे करते हैं अपने ब्रेन में, जो भी चेंजेस हैं आप अडेप्ट कर रहे हैं अपने एनवायरनमेंट के अनुसार, 2 चीजों से, एक है एसिमिलेशन, नई चीजों को ऐड करना, और एकोमोडेशन यानी पुरानी या नई बनाना, यानी चेंज करना, मैनिपुलेट करना। ये दोनों प्रक्रियाएं होती हैं, तब जाके आप अडेप्ट कर पाते हैं, तब जाके आपका दिमाग फंक्शन करता है और बेटर होता है, आपका स्कीमा अपडेट होता है। स्कीमा समझते हैं ना, पियाजे याद कीजिए, स्कीमा मतलब आपका एग्जिस्टिंग नॉलेज, जो भी आज आप जानते हैं, जो भी आपके दिमाग में है, वो सब आपके स्कीमा में है ना। ये आपका एक ऐसा सॉफ्टवेयर जैसा है दिमाग, जिसमें सारी चीजें एडिट हैं, जिसमें मैं कहीं पे एडिट हूं तो आप पहचान पा रहे होंगे, कोई पहली बार देख रहा है तो वो ऐड कर रहा होगा कि अच्छा वो हिमांशी है, वो लेट्स लर्न पे पढ़ाती है, ये वो, है ना। ऐसे ही है ना, आजकल इज्जत विज्जत कहाँ बची है जीवन में, ठीक। तो अगर हम बात करें तो स्कीमा अपडेट कैसे होगा? स्कीमा अपडेट होगा अडेप्टेशन से। इस अपडेशन में 2 चीजें आती हैं, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। वैसे ये पियाजे की थ्योरी मैंने कंप्लीट कराई हुई है, वो आप देख सकते हैं। ये दोनों ही प्रोसेस किसका हिस्सा है? अडेप्टेशन का, ठीक है। ये फिर अपने आप में एक अलग स्टोरी है, जिन्होंने पियाजे की थ्योरी पढ़ी है वो जानते हैं इस चीज को, जिन्होंने प्रॉपर पढ़ी है ना, सिर्फ 4 चीजें रटी नहीं है या पढ़ाई भी गई है जिनको, क्योंकि आधे लोग तो ये इसके पीछे की कहानी नहीं बताते। देखिए अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, ज्यादा बातें करने का कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है भाई? अ 5-year-old चाइल्ड, एक 5 साल की प्यारी सी बच्ची है, was given 10 pebbles
10 उसको पत्थर दिए गए छोटे छोटे, है ना, कंकर टाइप्स। वो कह रहा है किसी ने पिट्ठू बोलते थे ना ऐसे उछाल के, तो वो वाले पेबल्स उसको दिए गए, वो जो छोटे छोटे होते हैं क्यूट से। बाय हर टीचर शी पुट द पेबल्स इन डिफरेंट फॉर्मेशंस, यानी अलग अलग फॉर्मेशन में, अलग अलग आकृति में उसने उन पेबल्स को, उन पत्थरों को रखा इन डिफरेंट फॉर्मेशंस। फॉर एग्जाम्पल अ शॉर्ट लाइन, जो 10 पेबल थे, 10 पत्थर थे, बच्ची ने क्या किया, उनसे शॉर्ट लाइन बनाई, है ना, एक शॉर्ट लाइन बना दी, ठीक। फिर इसके अलावा क्या किया, अ लॉन्ग लाइन, एक बड़ी सी लाइन बनाई, मतलब पास पास रखा तो शॉर्ट लाइन, और दूर दूर रखा होगा इन्हीं 10 पत्थर को तो एक बड़ी सी लाइन बन गई होगी, ठीक है जी। फिर क्या हुआ, एन अ सर्कल, अब इन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल करके एक सर्कल बना दिया, है ना, शेप चेंज कर दी, यही 10 पत्थर हैं, मैं काउंट नहीं कर रही हूं, बस देख लेना, ठीक। तो 3 शेप बना दिया अलग अलग, छोटी लाइन, बड़ी लाइन और सर्कल, ठीक है। शी काउंटेड दीज पेबल्स रेपिटेडली, अब बार बार काउंट किया, इसमें देखा इसमें भी 5 है ना, इसमें देखा इसमें भी 5 है, ठीक है, और इसमें देखा तो इसमें भी 5 है, ठीक है। तो वो बार बार काउंट कर रही है कि क्या ये अभी भी बराबर है इनकी शेप चेंज करने पे, या ज्यादा हो गए या कम हो गए, ठीक है। ये क्या है, आपको पता है, शेप या साइज के चेंज होने पे क्वांटिटी सेम रहती है, यानी वॉल्यूम सेम रहेगा, मात्रा थोड़ी ना बदल जाएगी। भाई आपने शेप, प्रकार चेंज कर दिया, आकार चेंज कर दिया, उससे क्वांटिटी में परिवर्तन नहीं आएगा। इसी को कंजर्वेशन कहते हैं, इसी को संरक्षण कहते हैं। 65% लोग ए आंसर दे रहे हैं, जिन्हें कहीं थोड़ा सा छोटा सा पानी ढूंढना चाहिए और कुछ नहीं, डूबना नहीं चाहिए, उसमें मुंह धो लेना चाहिए थोड़ा सा, दिन निकले, क्योंकि अभी पेपर में समय है, अभी डूबने का समय नहीं आया, है ना। तो वो क्या है, ये सीरिएशन का मतलब सिंपल होता है, आपने सीरीज में लगा दिया, है ना, छोटे से बड़े के क्रम में, बड़े से छोटे के क्रम में, असेंडिंग डिसेंडिंग, इसको सीरिएशन कहते हैं, ठीक है। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर ये होता है सीरिएशन में। आरोही अवरोही क्रम, है ना, वो वाली आरोही नहीं, कौन सी मूवी है वो, आशिकी 2। ट्रांजिटिव इन्फेरेंस, ये होता है आप एक इन्फेरेंस तक पहुंचे कि भाई ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है ए से, तो क्या है सबसे बड़ा, अगर सी से बड़ा है बी और सबसे बड़ा फिर कौन हुआ, ए इज ग्रेटर देन बी एंड सी एज वेल। तो ये ट्रांजिटिव इन्फेरेंस हुआ एक तरह का। नॉमिनल स्केल जैसा यहाँ कुछ हो नहीं रहा कि आपने कोई मापदंड के लिए कुछ प्रयोग किया हो। कंजर्वेशन ऑफ नंबर्स, सिंपल आंसर है इसका, संरक्षण जिसको हम कहेंगे, यानी संख्या का संरक्षण। मतलब आपको पता है कि शेप और साइज के चेंज होने से, आकार के चेंज होने से, अगर पानी इसमें 200 ml है तो 200 ml ही रहेगा, चाहे इसको बड़ी बोतल में डालें, चाहे इसको छोटी बोतल में डालें, एक बाल्टी में डाल दें, एक ट्रक के अंदर डाल दें, एक बड़े पतीले में डाल दें, है ना। तो डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अभी भी महान लोग 52% लोग क्या है, ए ऑप्शन दे रहे हैं उत्तर। कहां से आते हैं लोग, आपने भी खूब मूवीज देखी हैं। अरे नेहा बहुत मूवीज देखी हैं यार, है ना, अब तो बहुत कम हो गई है बहुत मूवीज देखी हैं। आप क्या लगता है अकेले आप ही को बर्बाद किया बॉलीवुड ने? देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 7। उस टाइम पे तो वो कॉलेज वाला टाइम था ना, आई थिंक, मेरे को याद नहीं आ रहा है कब आई थी, मैं दोस्तों के साथ देखी थी। ये तो मैं प्रॉपर थिएटर में देखी है, नहीं बताऊंगी, बहुत अजीब स्टोरी है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो एक बार चुपचाप से। अकॉर्डिंग टू लेव वायगॉस्की, बेसिकली मूवी आपने भी देखी है, मैंने भी देखी है मूवीज, बस मेरी मेमोरी थोड़ी अच्छी है, जो कि आजकल थोड़ी कमजोर हो गई, तो इसलिए मुझे याद रह जाती हैं चीजें। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 7 है, अकॉर्डिंग टू लेव वायगॉस्की द प्रोसेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी संज्ञानात्मक विकास की जो प्रक्रिया है वो मीडिएट होती है किससे? अब वायगॉस्की की बात चल रही है, पियाजे की नहीं चल रही है ना जी, समझ रहे हैं बात को? करा देंगे रमन तैयारी। चलिए 71% लोग ए आंसर दे रहे हैं। अच्छा लाइक शेयर करना भूल जाते हो, 5000 लोग जुड़े हुए हैं, 27 लोगों ने लाइक किया है, खुशी खुशी किया करो यार, इतने दिन बाद तो हम मिले हैं आज शाम को। देखिए लेव वायगॉस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया की मध्यस्थता किसके द्वारा होती है? 3 चीजें हैं, SCL BPL की तरह याद रखना है, सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, ठीक। तो कल्चरल टूल्स जो है वो संज्ञानात्मक विकास में मध्यस्थता करते हैं, यानी जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा समाज है और जो भी भाषा है, ये सब हमारे संज्ञानात्मक विकास को बेहतर करते हैं, है ना। एक बच्चा जिसको शहर में रखा जा रहा है, ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाता, एक बच्चा जो गांव में है और वो बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करता है, बहुत कुछ देखता है, बहुत कुछ सीखता है, तो हम कह सकते हैं उसका सोशलाइजेशन एक तो बेहतर होगा, दूसरा संज्ञानात्मक विकास भी कुछ स्तर तक, मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा ही ऐसा होगा कि गांव वाले बच्चों का दिमाग अच्छा होगा और ये वो, बट हम कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं कि जो समाज, संस्कृति और
भाषा है उसका प्रभाव पड़ता है आपके संज्ञानात्मक विकास पे। ठीक, कल्चरल मोड्स नहीं, ढंग की बात नहीं हो रही, सिग्निफायर्स डेरिवेटिव्स नहीं, टूल्स। ठीक, कल्चरल टूल्स, सोशल टूल्स, लैंग्वेज भी टूल है एक तरह का उनके लिए। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की कैन बी फैसिलिटेटेड थ्रू, यानी ZPD, संभावित विकास का क्षेत्र, किसके द्वारा बढ़ावा दिया जा सकता है, इसको बेहतर किसके द्वारा कर सकते हैं? कोलैबोरेटिव डायलॉग्स के द्वारा, यानी सहयोगात्मक संवाद। सहयोगात्मक संवाद का मतलब क्या है? आपस में सब डिस्कशन कर रहे हैं, कोलैबोरेट कर रहे हैं, किसी बात पे चर्चा कर रहे हैं, एक दूसरे से सीख रहे हैं चीजें। ठीक है। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, यानी अनुकरण द्वारा सीखना, यानी नकल करके सीखना, ये वाइगोस्की का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ये बेसिकली बेंड्यूरा का कॉन्सेप्ट है। हालांकि वाइगोस्की कॉन्सेप्ट में भी ऑब्जर्व करता है बच्चा, जिसको वो कहते हैं, एक शब्द है, याद आ रहा है किसी को? अरे भरने को क्या कहते हैं भाई? इंटरनलाइज करना, है ना? दिमाग में आप भरते हैं और अपनी सोच बनाते हैं, वो इंटरनलाइजेशन की बात करते हैं वाइगोस्की। रिवर्सिबल थिंकिंग, प्रतिवर्ती सोच, इसकी बात पियाजे करते हैं। एक्सपोजिटरी लर्निंग बिल्कुल अच्छी नहीं होती, क्यों? क्योंकि इसमें आपके दिमाग में भर दी जाती हैं चीजें इंस्ट्रक्शन के तौर पे, तो ऐसा भी वाइगोस्की नहीं कहेंगे। ठीक, तो सहयोगात्मक अधिगम या सहयोगात्मक संवाद, यानी जहां बच्चे कोलैब करके, सहयोग करके एक दूसरे के साथ ग्रुप में सीख रहे हो। और वाइगोस्की तो फैन है भाई ग्रुप लर्निंग के, है ना, पीयर लर्निंग के, असिस्टिव लर्निंग के, कोलैबोरेटिव लर्निंग के, कोऑपरेटिव लर्निंग के, है ना, ये सारे शब्द काम आएंगे आपके। ठीक है जी, क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं अब हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे फटाफट से। अगर हम बात करते हैं किसकी? क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा एक बार। द स्टेज 5 ऑफ पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। इतने प्यारे क्वेश्चन ऑनलाइन एग्जाम में इस बार इन्होंने पूछे हैं कि मजा ही आ गया, है ना। अदरवाइज बहुत टाइम से सीटेट ऐसे ही बच्चे क्वेश्चन फेंक रहा था। ठीक, स्टेज 5 ऑफ पोस्ट कन्वेंशनल, यानी उत्तर परंपरागत नैतिकता के अंतर्गत स्तर 5 की नैतिकता में क्या आता है? कोलबर्ग ने भाई 6 स्टेजेस दी हैं और 3 लेवल दिए हैं। तो ये जो थर्ड लेवल है, तीसरा चरण है, उसमें एक 5वां स्टेज है, स्तर है, जो कि सेकंड लास्ट है या सेकंड हाईएस्ट है। उसमें क्या होता है? इस तरह का मुश्किल क्वेश्चन कभी इन्होंने डायरेक्ट नहीं पूछा सीटेट में। अ फ्री अग्रीमेंट टू फॉलो अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी मानवता की भलाई के लिए आपको रूल्स फॉलो करने होते हैं। तो ये तो 4th में ही हो जाता है ना। ये जो 50% लोग इसको खुश होकर आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। पहले पढ़ लो भाई, सारे चारों ऑप्शन पढ़ो, कोई जल्दी नहीं है उत्तर देने की। मैं पूरे आराम से डिस्कशन कर रही हूँ कि हम समझ पाए, क्योंकि ये लेंथी क्वेश्चंस हैं। अगर आपको जल्दीबाजी में आंसर चाहिए तो वो तो आपको, ये आप मॉक टेस्ट दोगे करियर लैब पे जाके, ये क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे उसमें, वहां अटेम्प्ट कर लोगे कुछ सेकंड में ही, है ना। सिर्फ सही उत्तर तक मार्क नहीं करना, पहुंचना है उस तक। अ फ्री एक्सप्लोरेशन ऑफ एथिक्स इवन बियॉन्ड सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी सामाजिक अनुबंधों के परे जाकर के नैतिकता को स्वतंत्र रूप से अन्वेषित कर पाना। फॉर्मुलेशन ऑफ मॉरल रूल्स दैट बाईपास एथिक्स, द नीड टू अपीयर टू बी अ गुड पर्सन, ये गुड पर्सन की नीड होती है थर्ड स्टेज में, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन में। अब हम जब बात कर रहे हैं तो ये क्या होगा? अ फ्री एक्सप्लोरेशन ऑफ एथिक्स इवन बियॉन्ड सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बाहर जाकर के एक्सप्लोर करना एथिक्स को। या फॉर्मुलेशन, यहां पे बात एथिक्स की नहीं हो रही है, मॉरलिटी की हो रही है। फॉर्मुलेशन ऑफ मॉरल रूल्स दैट बाईपास एथिक्स, यानी फ्री एक्सप्लोरेशन। अब सी, बी और सी में है टक्कर। सामाजिक अनुबंधों के परे जाकर नैतिकता को स्वतंत्र रूप से अन्वेषित करना, कि आप बिल्कुल समाज के परे चले गए और अब आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, अपने नियम खुद से बनाएंगे, है ना। या फिर सी ऑप्शन, फॉर्मुलेशन ऑफ मॉरल रूल्स दैट बाईपास एथिक्स, यानी कि ऐसे मॉरल रूल्स जो एथिक्स को बाईपास कर जाएं। मतलब जरूरत पड़ने पे आप नियम तोड़ सकते हो। अगर किसी की जान बचानी है तो आप रेड लाइट क्रॉस करके जा सकते हो, है ना। वो बोला जाता है ना, अगर किसी की जान बचाने के लिए झूठ बोला जाए तो वो झूठ नहीं है। ये 5वां स्तर है, 5वां स्तर है जहां पे सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स आर देयर, यानी सामाजिक नियम हैं, लेकिन उनको बाईपास किया जा सकता है, क्योंकि वो नियम किसके लिए बने हैं? समाज की भलाई के लिए बने हैं। लेकिन अगर एक्सेप्शन है तो जरूरी है कि उनको बाईपास किया जाए। समझ पा रहे हो ना बात को? तो सी ऑप्शन शुड बी द राइट आंसर, फॉर्मुलेशन ऑफ मॉरल रूल्स दैट बाईपास एथिक्स, यानी ऐसे नियमों को आप बनाते हैं जहां पे एथिक्स को भी वो बाईपास कर जाए जब जरूरत पड़े। तो आगे बढ़ेंगे, चक्कर नहीं आ रहे आज आप लोगों को क्वेश्चंस में? क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, एक बार पढ़िएगा।
वैसे तो 20 क्वेश्चन है, बट हम 15 ही करेंगे क्योंकि जितने स्लो आज हम चल रहे हैं। बाकी आप बता देना मूड बन रहा हो तो। आप प्रोग्रेसिव एजुकेटर यानी एक प्रगतिशील शिक्षिका, प्रोग्रेसिव मतलब जो आगे की तरफ बढ़े, जो नई चीजों को एक्सेप्ट करे, जो चेंज को एक्सेप्ट करे, है ना, जो अपनी ही ना गाए जाए सिर्फ। ठीक, अगर हम बात करें, आप प्रोग्रेसिव एजुकेटर नीड टू एम्बॉडी विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स विद इन अ क्लासरूम, यानी एक प्रगतिशील शिक्षिका को अपनी कक्षा में किस प्रकार का रवैया अपनाना चाहिए, यानी जो फ्रीडम पे बात करे बच्चों की, जो बच्चों की सुन पाए, है ना, ये सारी चीजें। ए ऑप्शन है एम्पैथी, कंट्रोल, केयर, यानी एक प्रोग्रेसिव एजुकेटर में जो आज के जमाने का एजुकेटर है ना, जो नए जमाने का है, यानी जो फ्लेक्सिबिलिटी रखता है, रिजिड नहीं है कि अरे सर और मैम के बिना कैसे बात कर दी, है ना। तो एम्पैथी, कंट्रोल, केयर, जबकि नए जमाने में या बाहर की कंट्रीज में, इवन इंडिया में भी कुछ स्कूल्स में जो प्रोग्रेसिव हैं या हाई प्रोफाइल हैं कह लीजिए, ये वाला कॉन्सेप्ट जाने लगा है कि आप स्पेशली प्राइमरी क्लासेस में कि टीचर का आप नाम ले सकते हो, क्यों, ताकि वो फ्रीडम फील हो, ताकि वो आपको एक फ्रेंडशिप जैसा फील आए कि बच्चा डरे ना, है ना। जैसे मैं भी कभी मैम नहीं लगाती हूँ, जनरली मुझे अच्छा नहीं लगता, उसके 2-3 रीजन है। तो एम्पैथी होनी चाहिए, यानी बच्चे की दूसरों के शूज में खुद को रख के देख पाना, बिल्कुल सही बात है। कंट्रोल बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत चलेगा। केयर होनी चाहिए, तो कंट्रोल पे हमें संदेह है, ये हमें थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है ना। एम्पैथी, कंट्रोल, डिसिप्लिन, मतलब क्या चाह रहे हो, बच्चे को डरा के रखना है, वो डिसिप्लिन अंदर से आना चाहिए, स्वतः, है ना। एम्पैथी, रियलनेस और केयर, यानी एम्पैथी, रियलनेस यानी वास्तविकता, जिस चीज की जरूरत हो। जब हमें पता है आज का बहुत बड़ा मुद्दा ब्रेकअप है और टीचर कभी बात ना करे ब्रेकअप पे, तो कहां से कनेक्ट करेगा बच्चों से, और कनेक्ट नहीं करेगा तो बच्चे सीखेंगे कहां से, है ना। आप समझ आया क्यों जवाब देती हूँ संडे वार्ता में। केयर, केयर यानी परवाह, आपको परवाह भी होनी चाहिए क्योंकि बच्चे मशीन नहीं है। एम्पैथी, रियलनेस और कंट्रोल, कंट्रोल एक बार को नहीं होगा तो चल जाएगा क्योंकि वो रियलनेस में ही इंक्लूड हो जाएगा कि आप कैसे, जैसी नीड होगी सिचुएशन की वैसे आप काम कर जाएंगे, वास्तविक हैं आप वास्तविक चीजों पे काम करते हैं। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, जो कि 62% लोग दे पा रहे हैं, अच्छा लग रहा है मुझे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िएगा एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी is not in line with the philosophy of inclusion to help a child with autism in your class who is finding it difficult to cope up with group activities, यानी कि कौन सी एक स्ट्रेटेजी जो है वो नहीं है इन लाइन, यानी कि साथ में नहीं जाती, किस फिलॉसफी के, किस दर्शन के, इंक्लूजन टू हेल्प अ चाइल्ड विद ऑटिज्म, यानी ऐसे बच्चे को इंक्लूड करना, समावेशन करना जिसको ऑटिज्म है। ऑटिज्म में क्या हो सकता है, बच्चा बार बार रिपीटेड बिहेवियर करेगा, ऐसा हो सकता है कि उसका जो क्या कहते हैं कि स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर, यानी बार बार रिपीट करे सेम चीज को, थोड़ा सा सराउंडिंग में चेंज हो गया तो वो परेशान हो सकता है, कम्युनिकेशन में उसको प्रॉब्लम हो सकती है, सोशली बिहेव करने में उसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऑटिस्टिक बच्चे को अगर आपको इंक्लूड करना है तो क्या आपको नहीं करना चाहिए, नॉट लिखा हुआ है, ध्यान से आंसर कीजिएगा, है ना। Who is finding it difficult to cope up with the group activities, बच्चों को ग्रुप में एक्टिविटी करने में प्रॉब्लम होगी क्योंकि उसको सोशल एस्पेक्ट में डील करने में दिक्कत होती है, जिस बच्चे को ऑटिज्म होगा, है ना, एक डिसऑर्डर है अपने आप में, डिसेबिलिटी है, डिसेबिलिटी नहीं है, डिसऑर्डर है। ए ऑप्शन है गिविंग एप्रोप्रिएट विजुअल एंड रिटन मटेरियल टू बी यूज्ड ड्यूरिंग द ग्रुप वर्क, कि भाई बच्चे को ज्यादा डायरेक्ट इंटरेक्शन की बजाय उसको ऐसा मटेरियल मिले जिसमें वो विजुअली देख पाए चीजों को, रिटन मटेरियल मिले पहले से, ठीक है। अलाउइंग द चाइल्ड टू वर्क इन पेयर्स इन अ रिलैक्सिंग एटमॉस्फेयर विद लेस नॉइज, यानी जहां पे कम शोर शराबा है, क्योंकि शोर शराबे में इनको दिक्कत होती है बच्चों को, ठीक। और पेयर्स में ऐसा भी नहीं है बहुत बड़ा ग्रुप है, पहले 2 लोगों में, पेयर का मतलब है 2 लोगों के साथ काम करना शुरू कर दें, यानी एक वो और एक और कोई और बच्चा, बड़ा ग्रुप ना बनाए। सेंडिंग द चाइल्ड टू स्टडी इन स्पेशल स्कूल, इसमें इंक्लूजन खत्म हो गया क्योंकि आपने क्या किया, सेक्लूड कर दिया बच्चे को, सेक्लूड कर दिया यानी कि सेग्रीगेट कर दिया, अलग कर दिया, अलग नहीं करना बच्चे को। इंक्लूजन का मतलब है सारे बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ेंगे डिस्पाइट एनी डिफरेंस और एनी प्रॉब्लम। अगर किसी को ऑटिज्म है, किसी को विजुअली कुछ दिक्कत है, किसी को कुछ एडीएचडी है, या फिर किसी को फिजिकल डिसेबिलिटी है, चल फिर नहीं सकता है, या फिर बच्चा गिफ्टेड है या नॉर्मल है, एवरेज है, कोई फर्क नहीं पड़ता, एजुकेशन फॉर ऑल, एक छत के नीचे रेगुलर स्कूल में सबको शिक्षा मिलेगी, ये कहता है इंक्लूसिव एजुकेशन। तो आप अलग थलग नहीं कर सकते कि किसी बच्चे को सुनता नहीं है तो आपने उसको डेफ एंड डम वाले स्कूल में भेज दिया। सीकिंग द सपोर्ट ऑफ रेमेडियल टीचर इन रेगुलर क्लासरूम, ऐसा हो सकता है कि आपको रेगुलर क्लासरूम में स्पेशल टीचर की जरूरत पड़े उस बच्चे को डील करने के लिए, लेकिन स्कूल अलग नहीं कर देना है ना। तो हम एक ही स्कूल में एक ही छत के नीचे कोशिश करते हैं कि चेंजेस नीड के अनुसार लाएं, बट बच्चे को अलग थलग नहीं करते। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, इजी है ये तो।
इन अ प्राइमरी क्लासरूम द टीचर मस्ट डैश स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चंस, यानी कि एक प्राथमिक कक्षा में शिक्षक को बच्चों से प्रश्न पूछने चाहिए, या बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए, मतलब बच्चे बैठे हुए उनको कहा जाए बच्चा पूछो, मन में जो सवाल है, डाउट है, क्वेश्चन है, कुछ आ रहा हो तो पूछ लो। बताइएगा फटाफट से, एनकरेज करेंगे डिस्करेज करेंगे? क्वेश्चन आंसर मेथड क्या है? बहुत ही प्राचीन विधि है, एंशिएंट मेथड है, बहुत ओल्डेस्ट, मतलब बहुत ही पुराना क्वेश्चन आंसर मेथड। किसने दिया है? याद आ रहे हैं एक व्यक्ति? सोक्रेट्स, सुकरात, जो अपने शिष्य, बेसिकली डायलॉग फेमस है इनके और प्लेटो के बीच, फिर एरिस्टोटल बाद में आते हैं, है ना। तो क्वेश्चन आंसर मेथड जो दिया है, प्रश्न उत्तर विधि सुकरात ने दी है, और बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रश्न उत्तर विधि, क्योंकि इससे क्या होगा, क्लैरिफिकेशन होगी, थॉट प्रोसेस इन्वोक होगी, बच्चा सोचेगा, जवाब देगा, पूछेगा क्वेश्चन, डाउट आएगा, तो अच्छा मेथड माना जाता है। तो हम क्या करेंगे, Q&A को, क्वेश्चन आंसर को क्या है, एनकरेज करते हैं, हमेशा प्रश्न पूछने के लिए बच्चे को प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि जब वो पूछेगा तो क्लैरिफिकेशन मिलेगा। ऐसा नहीं आप सिर्फ आंसर दे देंगे बच्चे को, अगर आपने बच्चे को सोचना सिखा दिया तो आपका बहुत बड़ा काम हो गया, है ना। अंकिता कह रही है पोल बहुत लेट आ रहा है। अंकिता चलो करते हैं कुछ प्रबंध कि पोल लेट ना आए, क्योंकि उनके नेटवर्क में और मेरे नेटवर्क में कुछ दिक्कत है, किसी को फिजिकली बिठाना पड़ेगा, शौर्य से काम चलाएंगे अगर वो जितने दिन अवेलेबल है, देखते हैं कुछ ना कुछ करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। और भी लोगों को लग रहा है पोल लेट आ रहा है, या अंकिता का विशेष केस है कोई? एनकरेज, डिस्करेज नहीं करेंगे, या नेवर अलाउ, या पनिश कर देंगे बच्चे ने क्वेश्चन पूछ लिया तो, ऐसा नहीं करेंगे। आसान क्वेश्चन है ये तो। आगे बढ़ते हैं, 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा एक बार, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की जब हम बात कर रहे हैं, असर्शन यानी कि एक कथन है और उसका रीजन दिया हुआ है। अब आपको देखना है कि क्या कथन सही है, क्या उसका रीजन सही है ना। कथन और कारण दोनों सही हैं कि नहीं है, बताइएगा फटाफट से। पहला ऑप्शन जो असर्शन है या कथन है, स्टेटमेंट है, वो कहता है स्कूल्स मस्ट एनेबल चिल्ड्रन टू फाइंड देयर वॉइसेस, यानी बच्चों को मौका देना चाहिए, बच्चों को अपनी, मतलब स्कूल्स को मौका देना चाहिए बच्चों को अपनी बात रखने का, अपनी आवाज को बुलंद करने का। नर्चर देयर क्यूरियोसिटी, उनके अंदर की जो जिज्ञासा है उसको फलने फूलने देना चाहिए चीजों को करने के लिए। टू आस्क क्वेश्चंस, उनके अंदर क्वेश्चन पूछने की जिज्ञासा होती है, उसको भी बढ़ावा देना चाहिए। टू एंगेज इन डिस्कशंस, यानी वो परिचर्चा में भाग ले सकें, यानी डिस्कस करें चीजों पे, मुद्दों पे, इशूज पे, टॉपिक्स पे, है। एंड डू ग्रुप वर्क rather than building their ability to reproduce textual knowledge, यानी स्कूल को बच्चे को एक्टिवली सीखने पे फोकस कराना चाहिए कि वो ग्रुप वर्क कर सके, वो अपनी बात कह सके, वो क्वेश्चन पूछ सके, उसकी क्यूरियोसिटी बिल्ड हो सके, है ना। बजाय कि जो भी टेक्स्ट में, जो भी किताब में लिखा हुआ है उसको जस्ट उगलने के या रिप्रोड्यूस करने के, कि बस रटा और रिप्रोड्यूस कर दिया, वो चतुर रामलिंगम की तरह जो वो 3 इडियट्स में था, वैसे वाला काम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, हमें अच्छी लग रही है ये बात, क्योंकि बच्चे एक्टिवली सीखें, सिर्फ किताबों का रटा रटाया थोड़ा ना उल्टा बोल देंगे। अब रीजन की जब हम बात करते हैं तो लर्निंग इज एक्टिव एंड सोशल इन इट्स कैरेक्टर, यानी अधिगम का स्वरूप क्रियाशील एवं सामाजिक है। क्यों? क्योंकि जो लर्निंग है एक तो वो एक्टिविटी करके होगी, सक्रिय रूप से, जब आप एक्टिव होते हैं तो आप बेहतर सीखते हैं, और सोशल है इन इट्स कैरेक्टर। ऐसा कौन कहता है? प्रोग्रेसिव एजुकेशन, जॉन डुई को याद कीजिए। प्रोग्रेसिव एजुकेशन कहती है कि लर्निंग क्या है, सोशल और एक्टिव है, यानी जब हम ग्रुप में सीखते हैं 4 लोगों के साथ तो हम अच्छा सीखते हैं, और एक्टिविटी करके सीखते हैं तो हम अच्छा सीखते हैं। तो ग्रुप डिस्कशंस भी अच्छे हैं, क्यूरियोसिटी भी अच्छी है, ठीक, दोनों ही बातें सही हैं। जो ए है वो भी सही है, जो रीजन है वो भी सही है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, फटाफट से समझेंगे। ग्राफिकल टूल्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग, graphical tools for organizing and representing knowledge and relationships within a particular topic are known as, यानी graphical tools, graphical मतलब ग्राफ, यानी जिसमें दर्शाई जाएं चीजें, है ना। आलेखीय साधनों का प्रयोग किसी चीज को समझाने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए, जैसे पियाजे हैं, पियाजे ने क्या दिया है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया है। उसकी कितनी स्टेजेस हैं? 4 स्टेजेस हैं। वो क्या है? SPCF, ठीक है। इसके अलावा पियाजे क्या कहते हैं? पियाजे एक कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं,
कंस्ट्रक्टिविस्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी क्या कहता है? वो कहता है कि बच्चे को एक्टिव होना चाहिए। अब ये क्या हुआ, एक ग्राफ बन जाएगा। अगर मैं प्याजे के बारे में बात करनी शुरू करूं तो एक पूरा ग्राफ बन जाएगा, 4 चीजें प्याजे से जुड़ी हुई, हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में सीखेंगे। इसको हम क्या कहते हैं? डी ऑप्शन कह रहे हैं 55% लोग। बहुत ही बढ़िया किया आपने, नहीं तो आप बिल्कुल नाक कटवा देते यार। अगर आप गलती से भी आंसर निमोनिक दे देते तो हम कह देते कि आपने रट्टे लगा लिए हैं। एडवांस ऑर्गेनाइजर, चंक्स, ये सब हटा सकते हैं। ऑर्गेनाइजर एक बार को फिर भी मेमोरी में रखने के लिए यूज किए जाते हैं, बट बात हो रही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। तो जब बात ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की होगी तो हम कहेंगे कॉन्सेप्ट मैप्स, या ये माइंड मैप्स भी हो सकते हैं ना। याद रखने के लिए चीजों को ऑर्गेनाइज किया जाता है मैप्स के थ्रू, फ्लो चार्ट्स के थ्रू, है ना। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, सुंदर सुंदर कलर भर के लोग पता नहीं क्या क्या बनाते हैं। तो कॉन्सेप्ट मैप से कि एक कॉन्सेप्ट से जुड़ी हुई बाकी जो भी चीजें हैं वो आपने एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, फ्लो चार्ट में, या जो भी आपके ये सर्कल वगैरह का यूज करके आपने उनको बनाया हुआ है, इजीली याद रख पाए। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन रखते हैं। 20 क्वेश्चन थे वैसे, कल करेंगे बाकी। चूज द एग्जाम्पल दैट इलस्ट्रेट्स इंट्रिंसिक मोटिवेशन। आंतरिक अभिप्रेरणा जो दर्शाता हो वो उदाहरण आपको चूज करना है। आंतरिक मतलब जो अंदर से बाहर आए, यानी सीखने में इंटरेस्ट है, सिखाने में इंटरेस्ट है ना। मेरी लड़ाई इस चीज की नहीं है, वो खैर पहले भी नहीं थी भगवान की दुआ से, बट कि इतने लोग देखने आएंगे तो इसलिए आज डिस्कशन होगा और कल नहीं होगा, है ना। या इस चीज से कुछ आएगा तो इसलिए होगा, है ना। वो सारी साइड वाली चीजें हैं। जब नहीं आ रही थी तब भी लेट्स लर्न पे क्लासेस होती थी, इवन ज्यादा भी होती थी, है ना। तो ये क्या हुआ, इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, क्योंकि जो मैं कर रही हूँ वो मुझे करना पसंद है, पहले से पसंद है। अब से ऑलमोस्ट 6 साल पहले से हमने डिस्कशन शुरू कर दिया था, ठीक। तो ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन है कि मुझे सीखना पसंद है, मुझे शेयर करना पसंद है, डिस्कशन करना पसंद है। अब ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन कि मेरी आंतरिक अभिप्रेरणा है कि मुझे टीचिंग पसंद है। अब चाहे वो प्राइवेट में हो, वो गवर्नमेंट में हो, वो ऑनलाइन हो, वो ऑफलाइन हो, वो फ्री में हो, वो पैसा मिलके हो, अनटिल अनलेस मैं भूखी नहीं मर रही हूं, क्योंकि जब भूख पे बात आ जाती है तो दिक्कत हो सकती है। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन का उदाहरण हमें चुनना है जिसका रीजन अंदर है किसी चीज को करने का। हम यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं, रीजन अंदर है, मजा आ रहा है डिस्कशन करने में, है ना, आप लोगों को सीखने को मिल रहा है। तो रोशनी इज वर्किंग हार्ड टू स्कोर वेल, वो रीजन ढूंढना है जो अंदर हो व्यक्ति के, बाहर नहीं। रोशनी इज वर्किंग हार्ड टू स्कोर वेल इन एग्जाम्स एज हर पेरेंट्स हैव प्रॉमिस्ड हर अ वॉच ऑन गेटिंग अबव 90%। रीजन बताओ कहाँ है? रीजन है बाहर, कि भैया वॉच मिलेगी। तो वॉच क्या व्यक्ति के अंदर होती है कि बाहर होती है? बाहर होती है, दुनिया में बाजार में होती है वॉच, ठीक है। तो ये तो एक्सटर्नल मोटिवेशन हो गई। रूमी कंप्लीटिंग हर होमवर्क सो दैट हिज पेरेंट्स लेट हिम वॉच टीवी। टीवी बाहर है कि अंदर है? बाहर है, तो ये भी एक्सटर्नल मोटिवेशन हो गई। लोकस ऑफ कंट्रोल यानी सेंटर ऑफ कंट्रोल अगर बाहर है तो वो एक्सटर्नल मोटिवेशन है, अगर रीजन अंदर है तो इंटरनल है। सिंपल तरीका है इसको ढूंढने का, ठीक है। करवा दीजिए 20 क्वेश्चन। अच्छा जी, चलो कर लेते हैं। तो देखो, अगर हम बात करें रमा रीडिंग मोर बुक्स सो दैट हर नेम इज फर्स्ट ऑन दी रीडिंग स्टार्स। स्टार मिलेंगे इसलिए पढ़ रही है रमा। तो स्टार बाहर है कि रमा के अंदर है? स्टार बाहर है, तो ये भी क्या हो गया? एक्सटर्नल हो गया, ठीक है। कर लेंगे 20 क्वेश्चंस। रवि एक्सप्लोरिंग वेरियस रिसोर्सेज फॉर हिज प्रोजेक्ट बिकॉज ही लव्स लर्निंग न्यू थिंग्स। बिल्कुल सही बात है कि रवि जो है वो एक्सप्लोर करता है अलग अलग रिसोर्सेज अपना प्रोजेक्ट बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि उसको सीखना पसंद है, नई नई चीजें। प्रोजेक्ट बनाने के लिए हो सकता है कि उसको सिर्फ एक किताब पढ़नी थी और पता था, या फिर वो सीधा सीधा किसी अपने दोस्त से लेकर के चेप सकता था, वो कॉपी करके दे सकता था, बट उसको मजा आ रहा है ना, ऐसे पढ़ने में मजा आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? रीजन अंदर है, वो मजा तो अंदर है ना, बाहर नहीं हो सकता, अंदर से आएगा। अगर बाहर वाली भी चीज है, इसको देख के भी मजा आ रहा है, तो अंदर से आएगा ना। तो हम कहेंगे अपनी परियोजना कार्य के लिए रवि विभिन्न स्रोत तलाश कर रहा है क्योंकि उसको नई जानकारी में इंटरेस्ट है। कई बार मैं ऐसी फालतू फालतू साइकोलॉजी किताबें पढ़ती रहती हूँ, मतलब फालतू मींस जो आपके सिलेबस के आसपास भी नहीं है, क्योंकि मजा आ रहा है। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आपके भी जीवन में ऐसी कुछ चीजें होंगी और ढूंढिए उन चीजों को जिनको करने में मजा आता हो, जिनका रीजन बाहर ना हो। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगर एक्सटर्नल पूछता तो बाकी के 3 ऑप्शन सही हो जाते। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा एक बार। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, विच ऑफ दीज स्ट्रेटजीज इज नॉट इफेक्टिव इन हेल्पिंग स्टूडेंट्स कोप विद एंजाइटी। यानी कि छात्रों को चिंता का सामना करने में सहायता कौन प्रदान नहीं करता। टीचिंग देम मेथड्स फॉर इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल लर्निंग, यानी आप ऐसे प्रभावकारी तरीके सिखा रहे हैं जहां पे वो अर्थपूर्ण ढंग से सीख पाए, यानी मीनिंगफुल लर्निंग कर पाए, तो एंजाइटी नहीं होगी। अगर कोई चीज जीवन से जोड़ के इंपॉर्टेंट है उनके लिए, मजा आ रहा है उनको करने में, तो कोई दिक्कत नहीं है। हेल्पिंग देम सेट रियलिस्टिक शॉर्ट टर्म गोल्स, यानी वो छोटे छोटे लघु अवधि के
शॉर्ट टर्म गोल्स, प्रैक्टिकल गोल्स, रियलिस्टिक गोल्स। ऐसा नहीं है कि मान लो आज किसी के सीटेट में आ रहे हैं 50 नंबर और कल को उसको कहें तुमको तो सीधा केवीएस का एग्जाम दे देना है और वहां टॉप करना है, या कल तुम्हारे 150 में से 130 आने चाहिए, तो ये अनरियलिस्टिक हो गया। अभी आप क्या करेंगे भाई, जिस सब्जेक्ट में थोड़े से ज्यादा आ रहे हैं पहले उस पर काम कर लो, फिर दूसरे पे काम करो, इस महीने या 15 दिन इस पे करो, फिर देखो थोड़ा देखना शुरू करो, इंटरेस्ट क्रिएट करो, छोटे छोटे रियलिस्टिक गोल्स, है ना। फिर है, कहा जाता है ना भाई, बड़े युद्ध भी किससे जीते जाएंगे, छोटी छोटी लड़ाइयां जीतनी पड़ेंगी, पहले वो बैटल्स जीतनी पड़ेंगी, फिर जाकर के कहीं वॉर जीता जाएगा। सी ऑप्शन है, हेल्पिंग देम रिकॉग्नाइज द सोर्स ऑफ देयर एंशियस फीलिंग्स, यानी कि बच्चों को आप मदद कर रहे हैं कि उनका सोर्स क्या है, जो चिंता उन्हें होती है उसका रीजन क्या क्या है। जैसे आप में से कई लोग होंगे नौकरी नहीं लगेगी, परेशान हो रहे हैं, तो वो सोर्स ढूंढना है कि किस वजह से परेशान हो रहे हो। भूखे तो नहीं मरने वाले हो, इतना तो आपने पढ़ना लिखना सीखा है कि कुछ भी अगर अच्छा करोगे तो कर लोगे, है ना। सोर्स क्या है, इज्जत नहीं मिलेगी समाज में, है ना, या फलानी चीज हो जाएगी, या ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो वो सोर्स पकड़ना है। अगर वो सोर्स सच में इंपॉर्टेंट है तो काम करो उस पर। कंपेयरिंग स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस विद वन अनदर इन दी क्लासरूम, ये सबसे खराब चीज है। क्या होगा, तो ये सोर्स ढूंढना जरूरी है, क्योंकि सोर्स का अगर आपको पता चलेगा तो इलाज भी पता लग जाएगा। अगर परेशानी पता होगी तब तो आप सॉल्यूशन ढूंढ पाओगे ना कि वो एंजाइटी है क्यों। लेकिन ये करना सबसे बुरी बात है कि आप दूसरे बच्चों से उनको कंपेयर करो। मतलब एक तो व्यक्ति को पहले एंजाइटी हो रही है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं, और आप कहो जमाने में बहुत कंपटीशन है, तुम्हें तो कॉम्पीट करना है, तो पहले वो समझ तो ले। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। रचिता, अ मैथमेटिक्स टीचर, ट्राइज टू एनालाइज द एरर्स, ये एक गणित की शिक्षिका है रचिता, और वो बच्चे की गलतियों को एनालाइज करने की कोशिश कर रही हैं, विश्लेषण कर रही हैं। इन आइडेंटिफाइंग द करेक्ट ऑपरेशन टू बी अप्लाइड फॉर स्टेटमेंट सम, यानी उनको स्टेटमेंट सम टॉपिक जो है समझाना है, और वो कैसे समझाएं इसके लिए वो पहले बच्चे की गलतियां देख रही हैं कि बच्चे को दिक्कत कहां आ रही है, तब तो नया तरीका बताया जाएगा, जिसको जैसी दिक्कत होगी वैसा सॉल्यूशन दिया जाएगा, है ना। अगर मान लो आप मेरे सामने ऑफलाइन बैठे हो, किसी को एक एग्जाम्पल समझ में नहीं आ रहा, तो जहां का वो होगा मैं उसके आसपास का एग्जाम्पल लूंगी ना, ताकि मुझे पता लगा ना उसकी गलती से कि उसे समझ क्या नहीं आ रहा। तो गलती क्या है, विंडो है, एक खिड़की है जिससे पता लगता है कि बच्चे की सोच कैसी है, वो कैसे सोच पा रहा है ना। तो सेग्रीगेट स्टूडेंट्स हु मेक मोर एरर्स, बच्चों को अलग थलग नहीं करना होता, है ना, पनिशमेंट नहीं दे सकते, करेक्ट खुद से नहीं करेंगे, उनको मौका देंगे सीखने का। तो अंडरस्टैंड द एरर्स सिंस दे आर अ विंडो टू चिल्ड्रंस थिंकिंग, त्रुटियों को समझना क्योंकि वे बच्चों के चिंतन को समझने में एक विंडो का काम करती हैं, कि बच्चा सोचता कैसे है, उसकी गलतियां एनालाइज करके पता लगेगा आपको। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लेज एम्फेसिस ऑन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? सिर्फ रटने पे, एग्जाम्स पे? जी नहीं। रोट लर्निंग? जी नहीं। सिर्फ प्रैक्टिस एंड ड्रिल? नो। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी संप्रत्य समझ, आपका कॉन्सेप्ट बेहतर हो, जो हम यहां करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, कि हम कोशिश कर रहे हैं कि क्वेश्चन को एनालाइज कर पाए प्रॉपर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पे। चिल्ड्रन लर्न मोस्ट मीनिंगफुली, बच्चे किस शिक्षा शास्त्र द्वारा सबसे अधिक अर्थपूर्ण ढंग से सीखते हैं, यानी कौन सा तरीका होगा सिखाने का जिसमें वो सबसे मीनिंगफुली सीखेंगे, यानी अर्थपूर्ण होगी, रटेंगे नहीं। लेक्चर एंड डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन तो अपने आप में बोरिंग तरीका है। बाय रिपीटेड मैकेनिकल प्रैक्टिस, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये भी रट्टाफिकेशन हो गया। व्हेन दे आर एक्टिवली एंगेज्ड, बिल्कुल सही है, जहां बच्चा एक्टिव है, जहां वो एक्टिविटीज करने में सक्रिय है। जब आप अपनी इच्छा से एक्टिविटी करके सीख रहे हैं तो सबसे बेहतर सीखेंगे। एक तो आपके सेंसेस सबसे ज्यादा इन्वॉल्व हैं, दूसरा आपका मन भी इन्वॉल्व है, तो वो लर्निंग आपके लिए अप्रोप्रिएट होगी। जिस चीज को आपने किया होगा उसको आप भूलेंगे नहीं। अप्रोप्रिएट रिवॉर्ड्स नॉट मैटर, मतलब डज नॉट मैटर, जरूरी नहीं हर जगह पे काम करें। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20वां सवाल देखिएगा एक बार। अगर हम बात करें तो गिविंग स्टूडेंट्स एक्सेस टू अ रेंज ऑफ सूटेबल मटेरियल्स एंड द स्कोप टू सेल्फ डायरेक्ट देयर लर्निंग इज अ वे ऑफ प्रमोटिंग, यानी छात्रों को विभिन्न प्रकार की सामग्री का प्रावधान करवाना और उन्हें अपने अधिगम को स्वनिर्देशित करने की स्वतंत्रता देना, यानी बच्चे अपनी लर्निंग को सेल्फ डायरेक्ट कर सकें, खुद दिशा दे सकें कि इतना सीख लिया, अभी इतना और सीखना है और यहाँ गलतियां हो रही हैं। और ये आपको भी करना चाहिए कि जब आप पेपर सॉल्व करें तो आपको पता हो कि अभी मुझे इस सब्जेक्ट पे और काम करना है, इस टॉपिक में यहाँ दिक्कत है, तो आप डायरेक्ट कर पाएंगे। गूगल भी देखें, आप बुक भी पढ़ें, आप प्रीवियस ईयर पेपर भी देखें, यहाँ भी वीडियो देखें, है ना, भटक ना जाए, बट डायरेक्ट कर पाए अपनी लर्निंग को कि अभी किस लेवल तक जाना है। सूटेबल मटेरियल्स, आपके लिए जो सूटेबल है, हो सकता है बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमें समझ आता है फलाने टीचर से, आपको किसी और से आ रहा हो, तो आपके लिए जो सूटेबल है वो आप समझ पाए। तो ये रोट लर्निंग में आएगा, ये कॉम्पिटिटिव लर्निंग में आएगा, ये डिस्कवरी में आएगा कि आप अन्वेषण कर रहे हैं, आप डिस्कवर कर रहे हैं, आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, सिर्फ इंस्ट्रक्शन के द्वारा दिमाग में भर नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये हुई